प्रधानमंत्री आज 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शिक्षा पर्व के तहत शिक्षा मंत्रालय कर रहा है 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्क्लेव का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में हुए 9/11 हमले को किया याद। कहा, अगर मानवता स्वामी विवेकानंद और आचार्य विनोबा भावे के बताए रास्ते पर चलती तो नहीं हुआ होता ऐसा विध्वंस। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता। एससीओ सम्मेलन के इतर हुई इस द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देश 5 बिंदुओं पर हुए सहमत। एलएसी पर गतिरोध को समाप्त करने और विश्वास बहाली के नए उपायों पर तेजी से काम करने पर बनी सहमति। भारत और अमेरिका के बीच हुई तीसरी यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक। दोनों देशों ने पाकिस्तान से आतंकी गुटों के खिलाफ त्वरित और ठोस कार्रवाई करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। यूएन मंच पर द कल्चर ऑफ पीस में भारत विरोधी एजेंडे पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग का दूसरा संस्करण करेंगे जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। यूरोपीय संघ ने ब्रेक्जिट डील पर ब्रिटेन सरकार के एकतरफा फैसले की निंदा की। निर्णय को बताया समझौते और अंतर्राष्ट्रीय कानून का बेहद गंभीर उल्लंघन। ईयू ने ब्रिटेन के खिलाफ व्यापार प्रतिबंधों की भी दी धमकी। और खेल की खबरों में यूएस ओपन में नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को हराकर महिला एकल के फाइनल में जगह बनाई। वहीं सेरेना और विक्टोरिया अजारेंका के बीच सेमीफाइनल में होगी भिड़ंत। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर एक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। शिक्षक पर्व के तहत शिक्षा मंत्रालय इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री इससे पहले 7 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में सुधारों पर कॉन्क्लेव और 7 सितंबर को शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्क्लेव की शुरुआत गुरुवार को हुई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संबोधित करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस कॉन्क्लेव का आयोजन शिक्षक पर्व के तहत किया जा रहा है, जो 8 से 25 सितंबर तक चल रहा है। शिक्षक पर्व के दौरान शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके क्रियान्वयन पर कई वेबिनार और वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें विशेषज्ञ शिक्षा नीति के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे हर स्कूल में लगभग 1,60,000 स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। गांवों में रहने वाले बच्चे जहां थोड़ा नेट प्रॉब्लम, डेटा प्रॉब्लम अभी है, तो इसके बावजूद भी 42 लाख के आसपास बच्चे हमारे उन व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े हैं, जिनके लिए प्रतिदिन हम विषयवार और टॉपिक वार जो उनकी कक्षाओं का विषय है, वीडियोस के लिंक, इवन हमारे उसमें 3 स्तर पे काम होता है सर। एक तो हमारे जो टीचर है इनिशियल लेवल पे वो क्या करते हैं, जो उनका कंटेंट है हम शिक्षक उसको खुद बनाते हैं, उनकी पाठ्य पुस्तकों, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें वीडियो डालते हैं, उसमें पीडीएफ डालते हैं और उसमें प्रोजेक्ट्स डालते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जो 34 साल के बाद आई है। शिक्षा नीति के जरिए स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में व्यापक बदलाव का रास्ता साफ होगा। स्कूली शिक्षा की बात करें तो पाठ्यक्रम की समूची संरचना में बदलाव कर 10+2 की बजाय 5+3+3+4 करने की बात शिक्षा नीति में कही गई है। इसके अलावा 2030 तक प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। साथ ही 21वीं सदी की कौशल जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम को एकीकृत करने, छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने, शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक तय करने, छात्रों की मूल्यांकन नीति में बदलाव करने और कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात भी शिक्षा नीति में कही गई है।
निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका में हुए 9/11 हमले को याद किया। पीएम ने कहा कि अगर मानवता स्वामी विवेकानंद और आचार्य विनोबा भावे के बताए रास्ते पर चलती तो ऐसा विध्वंस नहीं हुआ होता। पीएम ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि आज 11 सितंबर को हम भारत में 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को मनाते हैं। आदरणीय आचार्य विनोबा भावे को उनकी 125वीं जयंती पर प्रणाम। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायियों में से एक थे। उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा पर बहुत जोर दिया। गौ सेवा के प्रति उनका जुनून अनुकरणीय था। वो अपनी विनम्रता और सादगी के कारण कई लोगों के प्रिय बने। पीएम ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि आज के दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना उत्कृष्ट भाषण दिया। 1893 में स्वामी विवेकानंद के संबोधन ने भारत के लोकाचार की भावना और उन मूल्यों का पूर्ण प्रदर्शन किया जो हमारी भूमि का एक अभिन्न अंग है। मैं युवाओं से उनके भाषण को पढ़ने का आग्रह करता हूं। इन महापुरुषों के पास पूरी मानवता को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। अमेरिका में हुए 9/11 हमले को याद करते हुए पीएम ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका में आज के दिन हुए नृशंस हमले को दुनिया 9/11 के रूप में याद करती है। यदि मानव जाति आचार्य विनोबा भावे के जय जगत के रास्ते पर और स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में दिए गए वैश्विक बंधुत्व के संदेश पर चली होती तो जो विनाश हुआ है वह नहीं होता। खबरों में आगे बढ़े तो लद्दाख में सीमा विवाद के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने मॉस्को में मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने कल मॉस्को में 4 महीने से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध और बढ़ते तनाव को लेकर बातचीत की। ये बैठक शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर हुई है। पिछले 1 सप्ताह से भी कम वक्त में दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता है। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति जताई। दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को भारत चीन संबंधों को विकसित करने को लेकर नेताओं की आम सहमति की श्रृंखला से मार्गदर्शन लेना चाहिए। साथ ही मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि सीमा क्षेत्र में वर्तमान परिस्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों के सीमा सैनिकों को अपना संवाद जारी रखना चाहिए और तनाव कम करने का त्वरित प्रयास करना चाहिए। दोनों मंत्रियों ने सहमति जताई कि दोनों पक्ष भारत चीन सीमा मामले को लेकर मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करें। सीमा क्षेत्र में शांति बहाल हो और दोनों पक्ष ऐसी कार्रवाई से बचें जो तनाव को बढ़ा सकती है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद और संचार जारी रखना चाहिए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र को भी अपनी बैठकें जारी रखनी चाहिए। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है दोनों पक्षों को सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए नए आत्मविश्वास निर्माण उपायों पर तेजी से काम करना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की तीसरी वार्ता में दोनों देशों ने हर प्रकार की आतंकी गतिविधियों और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद की कड़ी निंदा की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी सूची में शामिल अल-कायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे अन्य आतंकी संगठनों द्वारा पैदा हो रही चुनौतियों पर विचार विमर्श किया और इनके खिलाफ मिलकर काम करने पर जोर दिया। दोनों देशों ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर और आतंकी गुटों के खिलाफ प्रतिबंधों के संबंध में जानकारी भी साझा की। दोनों पक्षों ने माना कि पाकिस्तान को कड़े कदम उठाने होंगे ताकि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए ना हो सके और आतंकी पाकिस्तान की जमीन को पनाहगाह के तौर पर ना इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मुंबई और पठानकोट हमले जैसे आतंकी हमलों के दोषियों को सजा दिए जाने की जरूरत पर भी बल दिया गया। वार्ता में अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के शांति की संस्कृति फोरम में चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों व महिलाओं से बर्ताव को लेकर खरी खरी सुनाई।
इस मंच पर भारत ने कहा, हमने एक बार फिर यूएन के मंच पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हेट स्पीच को सुना। ये ऐसे वक्त पर हुआ है जब पाकिस्तान अपने देश में व अपनी सीमाओं पर लगातार हिंसा की संस्कृति अपनाए हुए है। भारत ने कहा कि मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान का दयनीय रिकॉर्ड और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उसका बर्ताव अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ईश निंदा कानून का इस्तेमाल यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है। साथ ही भारत द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में महिलाओं व लड़कियों की स्थिति दयनीय है, क्योंकि उनका अपहरण व उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराई जाती है। महामारी ने इसमें और इजाफा किया है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रोपेगेंडा पर भारत ने कहा कि ये पाकिस्तान के अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। साथ ही बयान में कहा गया कि भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले जहां सभी धर्मों को संविधान के अनुसार समान अधिकार दिए गए हैं, इससे पहले पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर अपने सिस्टम और रिकॉर्ड की तरफ जरूर देखना चाहिए। बयान में भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान सभी धर्मों, संस्कृति, नस्लीय समूहों के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया। साथ ही गलत सूचना के अभियान से निपटने के लिए सहयोग के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की रैंकिंग का दूसरा संस्करण जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस अभ्यास में कुल 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। स्टार्टअप परितंत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों वाली एक मूल्यांकन समिति ने विभिन्न मापदंडों पर प्रतिक्रियाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया। कई मापदंडों के तहत लाभार्थियों से सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। कार्यान्वयन स्तर पर वास्तविकता का पता लगाने के लिए लाभार्थियों को 11 अलग अलग भाषाओं में 60,000 से अधिक कॉल किए गए। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 7 व्यापक सुधार क्षेत्र हैं, जिसमें 30 कार्य बिंदु हैं। इन कार्य बिंदुओं में संस्थागत समर्थन, आसान अनुपालन, सार्वजनिक खरीद, मानदंडों में छूट, इंक्यूबेशन समर्थन, सीड फंडिंग सहायता, उद्यम अनुदान सहायता और जागरूकता और आउटरीच शामिल हैं। रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। दिल्ली को छोड़कर सभी यूटी और असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्य एक समूह में हैं, जबकि अन्य सभी राज्यों को दूसरे समूह में रखा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे। पेंच बाघ अभयारण्य में जंगली जानवरों के लिए देश का पहला समर्पित गलियारा बनाया गया है, जिससे मिटिगेशन उपायों के तहत मध्य भारत में जंगली जानवरों की मृत्यु दर को कम करने और बाघों की आबादी को बढ़ाने में लंबे समय तक मदद मिलेगी। आइए देखते हैं संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। विकास और वन्य जीव, इन दोनों के बीच तालमेल को लेकर हमेशा से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन पेंच टाइगर रिजर्व शायद इन सभी चर्चाओं को एक विराम देने में कामयाब हुआ है। कैसे, आइए देखते हैं। सिवनी नागपुर राजमार्ग पर बना नया एलिवेटेड सड़क संरक्षणवादियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पेंच बाघ अभयारण्य के बीच से गुजरते हुए एलिवेटेड सड़क से न केवल इन क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचा है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के चारों तरफ वन्य जीवों को संरक्षित करने में भी मदद मिल रही है। मध्य भारत को देश में दीर्घकालिक बाघ संरक्षण के अच्छी क्षमता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में देखा जाता है। पेंच बाघ अभयारण्य में जंगली जानवरों के लिए देश का पहला समर्पित गलियारा बनाया गया है, जिससे कि मिटिगेशन उपायों के तहत मध्य भारत में जंगली जानवरों की मृत्यु दर को कम करने और बाघों की आबादी को बढ़ाने में लंबे समय तक मदद मिलेगी। पेंच बाघ अभयारण्य से सटे जंगलों के बीच से गुजरते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर 16.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सड़क और पेंच नवेगांव नागझीरा बाघ गलियारे पर वन्य जीवों को पार करने के लिए 9 क्रॉसिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया है। यह देश में जानवरों के लिए बना पहला समर्पित अंडरपास है, जो दुनिया में सबसे बड़ा अंडरपास भी है।
इन गलियारों को जानवरों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। These underpasses represent one of the most interesting examples of the conservation and the development, where the road building agencies are able to make a road, a 4-lane highway, and the developmental and for the conservation, these mitigation measures have been proposed along this highway. There are more than 20,000 kilometers of roads which pass to the protected areas, and these mitigation measures on NH7 is just the beginning. जानवरों के लिए 5 अंडरपास और 4 मामूली पुलों सहित 9 क्रॉसिंग संरचनाएं बनाई गई हैं। रिसस मकाक और ग्रे लंगूर को छोड़कर 18 जंगली जानवरों की प्रजातियां इन अंडरपासों का उपयोग करते हुए पाई गई। छोटे स्तनधारियों की 7 प्रजातियों ने भी इस अंडरपास का उपयोग किया, जिसमें भारतीय खरहे और जंगली बिल्ली के अलावा दुर्लभ रस्टी स्पॉटेड कैट भी शामिल हैं। इसके अलावा अंगुलेट प्रजाति के 5 जानवरों में चित्तीदार हिरण, गौर, नीलगाय, सांभर और जंगली सुअर भी इन अंडरपासों के नीचे से विचरण करते हुए नजर आए। इसके अलावा मांसाहारी वन्य जीवों में बाघ, तेंदुए, जंगली कुत्ते, स्लॉथ बियर और सियार भी इन अंडरपास का कम या ज्यादा उपयोग करते हुए नजर आए। जंगली कुत्ते इन संरचनाओं को सबसे अधिक बार उपयोग करते हुए पाए गए। इसके बाद बाघ इन संरचना का उपयोग करते हुए देखे गए। 9 संरचनाओं में से 6 संरचनाओं का उपयोग करते हुए कुल 89 बार 11 बाघ इन अंडरपास और छोटे पुल के नीचे से गुजरे। ये संरचनाएं राजमार्ग के 16.1 किलोमीटर खंड के नीचे स्थित हैं, जो बाघों के रिजर्व और आसपास के जंगलों को जोड़ती हैं। ये अंडरपास भारत जैसे देश के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मेघालय में सहकारी संस्थाओं की शीर्ष निकाय यानी एनसीडीसी की सहायता से भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में मेघालय सुअर पालन मिशन से 35,000 सुअर पालक किसानों की आय बढ़ाने के साथ राज्य के करीब 5,000 आदिवासी समुदायों को रोजगार मिलेगा। परियोजना के लिए 220.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परियोजना के तहत 300 दूरस्थ सुअर प्रजनन फार्म, छोटे पशु वध खानों, उत्पाद परिवहन हेतु छोटे वाहन और पोर्क वेंडिंग कियोस्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें निर्यात के लिए सुअर चारा भंडारण इकाई, गुणवत्ता प्रमाणन सुविधा और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए पायलट सुविधा, ब्रांड संवर्धन और निर्यात हेतु बाजार समर्थन शामिल है। परियोजना शीत श्रृंखला का समर्थन करने के लिए रेफ्रिजरेटेड परिवहन वाहन भी प्रदान करेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने वित्तीय सहायता की पहली किश्त के रूप में 53 करोड़ रुपए जारी किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की आय दोगुनी करने के आह्वान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह की परियोजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस परियोजना में आत्मनिर्भर भारत शामिल है। और भारत में कोरोना की स्थिति की बात करें तो भारत में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 35,42,000 के ऊपर हो गई है। देश में कोरोना से रिकवरी दर 77.65% हो गई है, तो वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.67% हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की ठीक होने की संख्या में अभूतपूर्व उछाल आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि पिछले 29 दिनों में कोरोना मरीजों के ठीक होने और अस्पताल से छुट्टी पाने वालों की संख्या में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। देश में 16 अगस्त को जहां 16.95 लाख कोरोना मरीज ठीक हो गए, वहीं 10 सितंबर को 34,71,000 कोरोना मरीज इलाज कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में व्यापक पैमाने पर कोरोना नमूनों की जांच, होम आइसोलेशन और अस्पतालों में त्वरित और प्रभावी उपचार और आईसीयू डॉक्टरों के इलाज करने की क्षमता में बढ़ोतरी के कारण सक्रिय रूप से देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में इजाफा किया है।
और इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की मार झेल रही है और संक्रमण के मामले हर दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के अब तक 2,83,21,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 9,13,000 के आंकड़ों को पार कर चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,03,35,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इस महामारी के कारण अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 36,000 से अधिक संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 65,88,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 1,96,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को रिपब्लिकन को खारिज कर दिया, जिसने कोरोना वायरस के लिए लगभग $300 बिलियन सहायता राशि का प्रावधान किया था। डेमोक्रेट ने इस बिल में अधिक धन की मांग करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। सीनेट में इस बिल के लिए आवश्यक 60 मतों को जुटाने में असफल रहने के कारण रिपब्लिकन इसे आगे बढ़ाने में विफल रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जोर देकर कहा है कि एक प्रतिभागी की बीमारी के बाद एस्ट्राजेनेका का कोरोना वायरस के लिए जारी वैक्सीन का ट्रायल रोका जाना हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है, लेकिन शोधकर्ताओं को इसके कारण हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दुनिया भर की सरकारें वैक्सीन के इंतजार में है, जिसके कारण 9 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है। WHO ने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ विकसित हो रही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई थी। हालांकि दवा कंपनी ने ब्रिटेन में एक प्रतिभागी की रीढ़ की हड्डी में सूजन संबंधी दिक्कतों के चलते इस सप्ताह अपनी संभावित वैक्सीन पर जारी ट्रायल को रोक दिया है। यूरोपीय संघ ने लंदन में आपात बैठक के बाद चेतावनी दी है कि व्यापार पर ब्रिटेन का नया विधेयक ब्रेक्जिट समझौते का गंभीर उल्लंघन होगा। यूरोपीय संघ ने कहा कि इससे भरोसे को गंभीर क्षति पहुंची है। ब्रिटेन ने जनवरी में यूरोपीय संघ से अलग होने से संबंधित हस्ताक्षरित समझौते के कुछ भागों को फिर से लिखने के बारे में विधेयक प्रकाशित किया है। इस बीच ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री माइकल गोव ने कहा कि देश ने स्पष्ट कर दिया है कि वे विधेयक वापस नहीं लेगा। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि देश में संसद का ही प्रभुत्व है, जिसके तहत वे ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के दायित्वों के विरुद्ध कानून पारित कर सकती है। और अमेरिका में चुनावी सरगर्मी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अफगान शांति वार्ता की शुरुआत के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो कतर की राजधानी दोहा की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द अफगानिस्तान से अपने 4,000 सैनिक वापस बुलाएंगे। गौरतलब है कि अमेरिका और अन्य प्रमुख देश शांति वार्ता की शुरुआत के लिए 19 साल से चले आ रहे इस गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि इन कोशिशों में देरी हुई है, क्योंकि वॉशिंगटन ने विद्रोही समूह के साथ फरवरी में अपने सैन्य वापसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। खबर खेल जगत से बात करते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन के दूसरे सेमीफाइनल मैच में विक्टोरिया अजारेंका ने सेरेना विलियम्स को 1-6, 6-3, 6-3 से हराकर यूएस ओपन के फाइनल में जगह बनाई। बेलारूस की अजारेंका का मुकाबला अब यूएस ओपन के फाइनल में नाओमी ओसाका के साथ होगा। वहीं इससे पहले हुए एक अन्य मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को 7-6, 3-6, 6-1 से हराकर यूएस ओपन के महिला एकल के फाइनल में दूसरी बार जगह बनाई है। यूएस ओपन के फाइनल में नाओमी का सामना सेरेना विलियम्स या विक्टोरिया अजारेंका से शनिवार को फ्लशिंग मीडोज में होगा। ओसाका ने पहला सेट 7-6 से जीता। कड़ी मशक्कत के बाद ब्रेडी ने वापस करते हुए दूसरा सेट 6-3 से जीता। इसके बाद ओसाका ने तीसरे सेट में कोई मौका न गंवाते हुए 3-1 से जीतकर बाजी मारी और यूएस ओपन के फाइनल में दूसरी बार प्रवेश किया। और अब बात आपकी सेहत की। अल्प रक्तता यानी कि एनीमिया महिलाओं में एक आम समस्या है। एनीमिया जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। एनीमिया क्यों होता है और इससे कैसे दूर किया जाए, ये जानना जरूरी है। एनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाना। ये समस्या महिलाओं में बेहद आम है। भारत में हर उम्र की महिलाओं में एनीमिया देखा जाता है।
स्त्रियों में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। इससे जो भी हीमोग्लोबिन कम होता है वो एनीमिया कहलाया जाता है। एनीमिया के लक्षण जो होते हैं उसमें थकावट, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा अगर खून की कमी हो गई तो सांस का फूलना और कभी कभी आपको हार्ट आपका फेल भी हो सकता है। प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत कॉमन वजह है और प्रेगनेंसी में नॉर्मल तौर पे भी एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी जो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है या खाने में आयरन की मात्रा कम होने से जो एनीमिया होता है वही सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा गया। वो 50% से ज़्यादा इंसिडेंस उसी चीज़ के हैं। एनीमिया और भी बहुत सारी वजहों से होता है जिसमें एक B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। शरीर में लौह तत्व यानी और अपने सेहत का रखें ख्याल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे आप देख सकते हैं हमारा विशेष सेगमेंट DD डिलाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।